जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण लिखिए। जो 1857 में जो दोस्तों जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, वो जो है कोई दो कारण लिखिए। कौन से दो कारण थे जिस कारण विद्रोह हुआ था? तो दो कारण निम्नलिखित है। उत्तर में हम लिखेंगे। नंबर 1 बच्चों, अंग्रेजों की निरंतर आर्थिक शोषण की नीतियों ने जनसाधारण को अत्यधिक प्रभावित किया तथा धीरे धीरे उनमें जो है असंतोष की भावना बढ़ती गई। नंबर 2 बच्चों, तत्कालीन भारतीय अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति से दुखी व धार्मिक दृष्टि से चिंतित थे। इसी समय गाय व शुगर की चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के आदेश से अपने संयम पर और अधिक समय तक नियंत्रण न रख सके। ठीक है बच्चों, यही दो कारण थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौलवी अहमद उल्लाह शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मौलवी अहमद उल्लाह शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, 1857 के विद्रोह में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई थी। बहुत कम आयु में ये जो है उपदेशक बन गए थे और 1856 में उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करते और लोगों के विद्रोह को लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे। जिहाद बच्चों होता है मतलब एक संघर्ष करना, प्रयत्न करना, जिहाद का अर्थ होता है। तो जिहाद का प्रचार करते और लोगों के विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई अथवा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो बच्चों 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो, डलहौजी की जो है विलय नीति अथवा हड़प नीति द्वारा जो है भारतीय राजाओं में गोद लेने वाली प्रथा का अंत कर ब्रिटिश सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी। मान्यता न मिलने पर जो है राजा की मृत्यु के पश्चात उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया? तो बच्चों, डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया। कौन सा आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर जो है विलय किया। देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अतिलघुत्तरी का। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो बच्चों, आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। आ से आईने, आ से अबुल, यानी आईने ए अकबरी की रचना जो है अबुल फजल ने जो है की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में किसानों को किन किन नामों से संबोधित किया गया था? तो बच्चों, मुगल काल में किसानों को रैयत, असामी, खुदकस्त एवं जो है पाहिकस्त कहा जाता था। जंगल वासियों को जंगली क्यों कहा जाता था? तो जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में सिंचाई के साधन बताइए। तो बच्चों, मुगल काल में सिंचाई के मुख्य साधन थे कुएं, तालाब एवं नहरें। जमींदारी व्यवस्था क्या थी? तो मुगल काल में जमींदार अपनी जो है ज़मीन के मालिक होते थे, इसलिए समाज में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था। वे राज्य की ओर से जो है कर वसूलते थे, इसके बदले उन्हें जो है वित्तीय मुआवजा मिलता था। जजमानी व्यवस्था क्या थी? तो जजमानी प्रथा के अंतर्गत दस्तकारों की सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता और खाने के लिए नकदी दी जाती थी। यह व्यवस्था बंगाल में प्रचलित थी। जोआत्री कारेरी कौन था? तो जोआत्री कारेरी इटली का यात्री था जिसने तत्कालीन चांदी की मुद्रा के बारे में वर्णन किया था। मुगल काल में परगना किसे कहते थे? तो बच्चों, मुगल काल में परगना प्रांतों के अंतर्गत एक प्रशासनिक परमंडल होता था। परगने के अधीन छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के दो विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के दो विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था दो विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, मनसबदारी व्यवस्था कृषि तथा जागीरदारी व्यवस्था का जो है अभिन्न थी। नंबर 2, मनसबदार नागरिक तथा सैनिक दोनों ही विभागों से संबंध होते थे। इसमें जात
और सवार 2 पद होते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले वर्ष पूछा गया था परीक्षाओं में। भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखिए। तो 2 कारण निम्नलिखित हैं अकबर की सफलता के। नंबर 1, अकबर की उदार धार्मिक नीति। नंबर 2, अकबर की राजपूत नीति, जिसमें उसने राजपूत परिवारों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें जो है उच्च मनसब प्रदान किए। मनसब माने होता है बच्चों एक प्रकार से पद होता है। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी की खोज किसने की थी। तो हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने जो है की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों विजयनगर, जिसका अर्थ होता है जीत का शहर होता है, विजयनगर की स्थापना 2 भाई मिलकर किए थे, हरिहर और बुक्का। 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। अथवा करके देखो बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर हमने बताया बच्चों, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने जो है मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्रियों के नाम निम्न हैं, निकोलो दी कांति और डोमिंगो। ये 2 जो है यात्री थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने की थी। तभी मैंने बताया बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने जो है मिलकर की थी। विजयनगर साम्राज्य का नाम हम्पी कैसे पड़ा। तो विजयनगर की जो है स्थानीय माता देवी पंपा देवी के नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा था। विजयनगर के स्थानीय जो माता देवी पंपा थी, उन्हीं के नाम पर जो है विजयनगर का नाम पड़ा था। कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो बच्चों कॉलिन मैकेंजी एक पुराविद थे। पुराविद मतलब जो खुदाई उदाई करवाते हैं, उन्हें पुराविद कहा जाता है। कॉलिन मैकेंजी एक पुराविद थे जिन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज की थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैव धर्म की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। शैव धर्म जिसके संस्थापक बच्चों भगवान शिव को माना जाता है, शैव धर्म की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो शैव धर्म की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव व शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है, जो भगवान की शिव की पूजा करते हैं। नंबर 2, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत के नाम से हुआ है। नंबर 3, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस, कई वर्षों दोस्तों लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। गुरु नानक आप लोग जानते हो बच्चों, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। तो नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने मंत्र, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप जैसे ब्रह्मा धार्मिक आडंबरों का जो है विरोध किया। उन्होंने हिंदू व मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों को भी जो है अस्वीकार किया। गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या अवतार नहीं था। खानकाह से आप क्या समझते हैं। लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में था। सूफी अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे।